हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑक्शन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नीलामी चल रही होती है। यहीं पर हम एक कमरे के अंदर एक लड़की को देखते हैं और वहाँ पर जो मेड होती है वो उस लड़की को मेकअप करके तैयार कर रही होती है। दरअसल यहाँ पर इस लड़की की बोली लगने वाली थी, इसीलिए उस लड़की को तैयार किया जाता है। हम देखते हैं कि ऑक्शन रूम में काफी सारे अमीर अमीर लोग आए होते हैं। उनके पास काफी ज्यादा पैसा था और सभी लोग बहुत ही ज्यादा बोली लगा रहे होते हैं। 10 लाख, 15 लाख, इसी तरह से बोलियां बढ़ती जाती है। और जिस लड़की की यहाँ पर नीलामी हो रही होती है वो काफी ज्यादा डरी होती है। उसके आंखों में आंसू होते हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा दुखी होती है। उसे नहीं पता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस लड़की को फाइनल बोली में 8 मिलियन में बेचा जाता है। इस लड़की के बाद एक दूसरी लड़की आती है, पर ये लड़की पहली वाली की तरह बिल्कुल भी नहीं रोती है, बल्कि ये तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़की अपनी नीलामी से बहुत ही ज्यादा खुश है। ये दूसरी लड़की जो होती है वो अचानक से अपने पावर का इस्तेमाल करती है और फिर उसके हाथ में एक बंदूक आ जाती है। वो बंदूक से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगती है। जब ऑक्शन की ओनर ये देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर अचानक से यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो मेड जो कि सभी का मेकअप कर रही होती है वो भी दूसरी लड़की के साथ मिली होती है। वो आगे बढ़कर सभी के ऊपर हमला करने लगती है। दरअसल ये दोनों लड़कियां यहाँ से भागने का प्लान कर रही थी, इसीलिए वो दोनों यहाँ पर मौजूद सभी के ऊपर हमला करने लगती है। ऑक्शन की ओनर जल्दी से सभी गार्ड्स को बुला देती है और कुछ देर के बाद सभी गार्ड्स उन दोनों लड़कियों को घेर लेते हैं, पर इससे भी वहाँ पर कुछ नहीं होता है। वो लोग हमला करने लगते हैं, जिससे कि ऑक्शन रूम में काफी बड़ा धमाका होता है। अब इसके बाद हमें ऑक्शन रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम और भी लोगों को देखते हैं। यहीं पर एक लड़का था जो कि किसी के ऊपर निशाना लगा रहा था। यहीं पर हम बाहर में जिन लोगों को देखते हैं वो लोग भी अंदर वाले लोगों के साथ मिले होते हैं और वो लोग उन्हें वहाँ से निकालने के लिए ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे। यहीं पर जो लड़का होता है वो ऑक्शन के ओनर के ऊपर निशाना लगाता है और उसे गोली मार देता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर हम अपनी कहानी के मेन किरदार टोनी को देखते हैं और टोनी एक असैसिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। दरअसल वो यहाँ पर अपने मिशन के लिए आया होता है। वो अपने टीम के साथ होता है, तभी वो अपने बंदूक को बाहर निकालकर कुछ लोगों के ऊपर निशाना लगाने लगता है। टोनी जल्दी से 6 इंसानों को गोली मारता है और फिर अपने मिशन को कंप्लीट करके जल्दी से वहाँ से जाने वाला होता है। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट जो कि उसकी पार्टनर होती है वहाँ पर आ जाती है। टोनी के पार्टनर का नाम क्लैरिस होता है। क्लैरिस उससे कहती है, टोनी तुमने तो 6 इंसानों को मार दिया, पर तुमने उनके बॉस को नहीं मारा। आखिर तुमने उनके बॉस को जिंदा क्यों छोड़ दिया। जिस पर टोनी अपने पार्टनर से कहता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे जो करने के लिए कहा था वो मैंने कर दिया। मुझे ये ऑर्डर मिला था कि मुझे 6 लोगों को मारना है और मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। साथ ही मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि मुझे बॉस को नहीं मारना है, इसीलिए मैंने बॉस को नहीं मारा। ये कहने के बाद टोनी अपने पार्टनर के साथ गाड़ी में बैठता है और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी अचानक से उनके गाड़ी में हमला होने लगता है। कुछ लोग उनके ऊपर फायर करने लगते हैं। इस फायर से उनका गाड़ी डैमेज हो जाता है और फिर वो लोग अपनी गाड़ी से बाहर आकर एक जगह पर छिप जाते हैं। अब टोनी और क्लैरिस एक जगह पर बैठकर आराम करने लगते हैं। साथ ही टोनी यहाँ पर क्लैरिस से कहता है, अब मुझे अपने अगले मिशन पर जाना होगा और मेरा अगला मिशन जापान में होने वाला है, जहाँ पर मुझे कुछ नए असैसिन्स को ट्रेनिंग देनी है। तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा ताकि मैं अपने अगले मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूं। साथ ही वो क्लैरिस से कहता है, देखो क्लैरिस, जैसा कि मेरा पहला मिशन खत्म हो चुका है और तुम उसकी एकमात्र गवाह हो, तो इसीलिए मुझे सारे सबूतों को मिटाना होगा और इसीलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये सुनकर क्लैरिस काफी ज्यादा डर जाती है, पर तभी टोनी उससे कहता है, अरे चिल करो, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था। ये कहने के बाद टोनी वापस से आराम करने लगता है और साथ ही वो अपना बंदूक क्लैरिस को दे देता है। अब क्लैरिस जल्दी से उसी के बंदूक से उसे मारने वाली होती है और उससे कहती है, टोनी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, तुम अपना माइंड कभी भी चेंज कर सकते हो। ये कहने के बाद क्लैरिस उसके ऊपर गोली चलाने वाली होती है, पर तभी वो देखती है कि बंदूक के अंदर कोई भी गोलियां नहीं होती है,
बल्कि टोनी ने पहले ही सारी गोलियों को निकाल लिया था। जब टोनी ये देखता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। साथ ही वो क्लैरिस से कहता है, अरे क्लैरिस, तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। वैसे भी तुम मेरी पार्टनर हो, मेरे साथ रहते रहते तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टोनी अपने पार्टनर क्लैरिस के साथ जापान के फ्लाइट में बैठकर जापान जाने लगता है। जब वो लोग फ्लाइट में होते हैं तो अचानक से उन्हें पता लगता है कि फ्लाइट के पायलट को किसी ने मार दिया है। दरअसल ये सब कुछ टोनी को मारने के लिए एक षड्यंत्र था, क्योंकि टोनी इस दुनिया का सबसे बेस्ट असैसिन था और कुछ लोग उसे मारना चाहते थे। और जो लोग उसे मारना चाहते थे उन्हें ये बात मालूम थी कि टोनी अब अपने अगले मिशन पर जापान जाने वाला है। इसीलिए उन लोगों ने सही मौका देखकर प्लेन के ऊपर ही हमला कर दिया और पायलट को जान से मार दिया। कुछ देर के बाद उस प्लेन के ऊपर मिसाइल से हमला होता है, जिससे कि वो पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर टोनी के साथ साथ सभी लोग मारे जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम टोनी को देखते हैं, जो कि अभी के लिए हेवन में होता है। और जैसा कि वो मर चुका था तो अब तो उसे हेवन में ही जाना था। यहीं पर टोनी के सामने एक गॉडेस होती है। टोनी उनसे पूछता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। तभी गॉडेस टोनी को बताती है, देखो टोनी, अब तुम मर चुके हो और तुम स्वर्ग में हो। मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखती हूँ, या तो तुम पुनर्जीवित होकर एक नई दुनिया में जाओ जहाँ पर तुम्हें एक नया जीवन दान मिलेगा और तुम अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरुआत करोगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें पुनर्जीवित करके एक दूसरी दुनिया में भेज दूंगी, जहाँ पर तुम्हें वहाँ के खतरे को खत्म करना होगा। वहाँ का खतरा अभी के लिए वहाँ का हीरो है और वो हीरो बहुत ही जल्द अपनी दुनिया का खतरा बनने वाला है, इसलिए तुम्हें वहाँ के हीरो को मारना होगा। ये सुनने के बाद टोनी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो गॉडेस से पूछता है, ये कैसे हो सकता है? आखिर एक हीरो बदमाश कैसे हो सकता है? वो तो इंसानों को बचाता है, फिर वो इंसानों के लिए खतरा कैसे बन सकता है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब गॉडेस टोनी को सारी बातें अच्छे से समझाती है। गॉडेस उससे कहती है, देखो टोनी, मैं तुम्हें सारी बातें अच्छे से समझाती हूँ। ये जो हीरो इस नई दुनिया में है वो सबसे पहले इंसानों को बचाने के लिए काम करेगा, पर जब वो डीमन किंग को मार देगा उसके बाद उसे काफी ज्यादा पावर मिल जाएगी और तब के बाद वो पूरी दुनिया पर राज करने का सोचेगा। तभी जाकर तुम्हें हीरो को मारना है, क्योंकि तब के बाद वो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। ये सुनकर टोनी गॉडेस से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं उसे पहले ही जाकर मार दूं, ताकि बाद में जब उसे पावर मिलेगा तभी तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैं उसे पहले ही मार देता हूँ। ये सुनकर गॉडेस टोनी से कहती है, नहीं टोनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें हीरो को तब मारना है जब वो डीमन किंग को मार देगा, क्योंकि अगर तुम हीरो को पहले ही मार देते हो तो फिर तुम्हारे लिए डीमन किंग को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए तुम हीरो को तब मारोगे जब वो डीमन किंग को मार देगा। ये सुनकर टोनी के दिमाग में और भी ज्यादा सवाल आ जाते हैं और वो गॉडेस से सवाल करने लगता है। वो गॉडेस से कहता है, जब मैं हीरो को बाद में मारूंगा तब तो उसके पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगी, तब मैं उसे कैसे हराऊंगा? और वैसे भी मेरे पास कोई भी खास पावर्स नहीं है। अब गॉडेस उसके सामने बहुत सारे पावर्स को लाती है और वो उससे कहती है, देखो टोनी, यहाँ पर बहुत सारे पावर्स है और तुम इनमें से कोई भी 5 पावर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अब टोनी यहाँ पर 5 पावर्स को सेलेक्ट करता है और फिर वो उस नए दुनिया में पुनर्जन्म लेता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और इस दुनिया में उसके मदर फादर भी होते हैं। जब टोनी 7 साल का हो जाता है तो वो अपने फादर के साथ जंगल में जाता है। दरअसल उसके फादर दुनिया के सबसे ज्यादा बेस्ट असैसिन होते हैं और उसके फादर ही उसे ट्रेनिंग दिया करते थे। यहीं पर जंगल में टोनी एक खरगोश को मार देता है, जिसे कि बाद में वो अपने घर ले जाकर पकाने वाला होता है। वो अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड, मैं आज इस खरगोश को पकाऊंगा और आप लोग मुझे टेस्ट करके बताइएगा कि आखिर मैंने इस खरगोश को कैसा बनाया है। अब जब टोनी खाना बना लेता है तो उसके मॉम डैड उसे चक्कर बताते हैं। टोनी के मॉम डैड को उसका खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और ये देखकर टोनी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद टोनी अपने फादर के साथ अंडरग्राउंड में जाता है और वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है। ट्रेनिंग के बाद टोनी के फादर उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारी आंखों की चेकअप करनी होगी और साथ ही मुझे एक मैजिकल सर्जरी भी करना होगा। इसमें तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होने वाला है, पर तुम चिंता मत करो, सर्जरी के बाद तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब टोनी इसके लिए मान जाता है और फिर उसके फादर उसकी सर्जरी कर देते हैं और जब उसकी आंखों से पट्टी को हटाया जाता है तो अब उसकी आंखें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। टोनी काफी दूर तक आसानी से देख पाता है, साथ ही वो ये भी देख पाता है कि आखिर सामने वाले के अंदर कौन कौन सी पावर है। अब इसके बाद अगले दिन टोनी के घर में एक टीचर आने वाली होती है जो कि उसे अलग अलग टेक्निक सिखाने वाली है। टोनी की मदद जल्दी से उसे तैयार करने लगती है और वो उसे तैयार करके एक लड़की की तरह फ्रॉक पहना देती है। जब टीचर उनके घर में आती है तो टीचर टोनी से
उसके बारे में पूछने लगती है। सबसे पहले टोनी टीचर को बताता है, टीचर मैं एक लड़का हूँ, मेरी मदर ने मुझे लड़कियों की तरफ पहना दिया है। इसी के साथ टोनी की टीचर उसे मैजिक सिखाने के लिए गार्डन में ले जाती है। सबसे पहले टीचर एक माना स्टोन टोनी को देती है और टीचर वो स्टोन टोनी को इसलिए देती है क्योंकि वो चेक करना चाहती थी कि आखिर टोनी के अंदर माना कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। जैसे ही टोनी स्टोन को पकड़ता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा माना बाहर आने लगता है। ये देखकर टीचर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। टोनी के टीचर का नाम दिया होता है। दिया ने जो स्टोन टोनी को दिया था, टोनी स्टोन को आसमान में फेंक देता है और वो स्टोन आसमान में जाकर एक बड़ा सा धमाका करता है। इस आवाज से टोनी के मदर और फादर वहाँ पर आ जाते हैं। दिया को लगता है कि उसके मदर फादर काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली हैं, पर ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। टोनी के मदर फादर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं। अब अगले दिन टीचर टोनी के पास आती है और उसे एक नया स्टोन देती है। दरअसल ये स्टोन एलिमेंट्री स्टोन होता है और ये स्टोन ये चेक करने के लिए था कि आखिर टोनी के पास कोई एलिमेंट्स वाली पावर है या फिर नहीं। इससे दिया को पता लगता है कि टोनी के पास काफी सारे एलिमेंट्स की पावर है। जिसके बाद दिया उसे कॉपर बनाना सिखाने लगती है। कुछ देर तक टोनी कॉपर को ठीक तरह से बना नहीं पाता है, पर काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार टोनी कॉपर को भी ठीक तरह से क्रिएट करने लगता है। यहीं पर दिया टोनी को बताती है, देखो टोनी ये मैजिक काफी तरह का होता है और हम लोग इस मैजिक को बहुत अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है स्पेल टेक्निक, जिसमें कि हम बोलकर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर टोनी दिया से पूछता है, क्या हम लोग अपना खुद का स्पेल बना सकते हैं? जिस पर दिया उसे बताती है, पता नहीं, पर हम लोग ऐसा ट्राई कर सकते हैं। अब दिया एक स्पेल को लिखने लगती है और जब वो अपने स्पेल को बोलती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो अपने स्पेल को इस्तेमाल नहीं कर पाती है। यहीं पर जब टोनी दिया के स्पेल को पढ़ता है तो वो एक गोल्डन बार को क्रिएट कर लेता है। इससे दिया को पता लगता है कि जो भी इंसान स्पेल को लिखता है वो खुद अपने स्पेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जैसा कि टोनी ने स्पेल मैजिक को सीख लिया था तो अब वो इसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। वो इसका इस्तेमाल करके और भी बहुत सारी चीजों को क्रिएट करने लगता है। अब इसके बाद रात में दिया सो रही होती है और अगले दिन वो यहाँ से जाने वाली होती है, इसीलिए टोनी उसके पास जाकर उसे एक चाकू गिफ्ट करता है। यहीं पर दिया भी उसे एक माना पेंडेंट गिफ्ट करती है। अब जब सुबह होती है तो दिया सभी को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। इस सब के बाद टोनी के फादर उसे एक जेल में ले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे कैदी होते हैं और इन सभी को मौत की सजा दी गई थी। इसीलिए टोनी के फादर उसे यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि वो यहाँ के कैदियों को मारकर ट्रेनिंग कर सके। अब जैसा कि टोनी ने फिर से पुनर्जन्म लिया था और उसने अपने पुराने जन्म में भी काफी सारे लोगों को मारा था, तो उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी नया नहीं था। इसीलिए वो वहाँ के कैदी को मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। वो जल्दी से आगे बढ़कर एक कैदी को मार देता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को जंगल के बीचों बीच देखते हैं। दरअसल इस लड़की के फैमिली ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी एक वोर है। इसी कारण से उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था। अब जैसा कि वो लड़की जंगल के बीचों बीच होती है तो वहाँ पर काफी सारे भेड़िया उसे मारने के लिए आ जाते हैं, पर इससे पहले कि सभी भेड़िया उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते, वहाँ पर अचानक से टोनी आ जाता है और टोनी भेड़ियों के साथ फाइट करके उन्हें मारकर भगा देता है। अब टोनी जल्दी से लड़की के सामने आता है। उस लड़की का नाम टाट होता है। टाट उसे बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। साथ ही वो टोनी को बताती है कि मुझे एक गॉडेस ने यहाँ पर भेजा था। गॉडेस ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस जंगल को पार करने में कामयाब हो जाती हूँ तो फिर मेरी लाइफ काफी ज्यादा आसान हो सकती है। ये सुनकर टोनी उस लड़की से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? ये सुनकर टाट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो टोनी से कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। और जैसा कि टाट के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है और वैसे भी उसे जंगल से बाहर जाना था तो वो इसके लिए तैयार हो जाती है। अब इस सब के बाद हमें वापस से गॉडेस का सीन दिखाया जाता है और गॉडेस के सामने एक नया सोल आता है। ये सोल एक सोल्जर का होता है। गॉडेस उससे कहती है, देखो बच्चे, जैसा कि अब तुम मर चुके हो तो अब मैं तुम्हें एक नए फैंटेसी दुनिया में री इनकारनेट करने वाली हूँ। वहाँ पर जाकर तुम्हें हीरो को मारना है। ये सुनने के बाद वो सोल्जर गॉडेस की बात को मान जाता है, पर जब गॉडेस उसे नए दुनिया में ट्रांसफर कर दिया है तो वो बड़ा होकर एक पियक्कड़ बन जाता है। अब इस सब के बाद सीन वापस से चेंज होता है और हम टोनी को देखते हैं। हमें यहाँ पर मालूम पड़ता है कि 2 साल बीत चुके हैं और टोनी के साथ टाट भी रहती है और साथ ही टाट टोनी की काफी ज्यादा देखभाल भी करती है। टोनी देखता है कि टाट को भाला चलाना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। इस सब के बाद टोनी टाट के साथ मार्केट में जाता है, जहाँ पर मार्केट के सभी लोग टोनी का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं क्योंकि टोनी ने उनकी काफी ज्यादा मदद की होती है। इस सब के बाद टोनी के फादर
फादर टोनी को अपने पास बुलाते हैं। टोनी के फादर उससे कहते हैं, देखो बेटा, मुझे जो भी आता था मैंने वो सारी चीजें तुम्हें सिखा दी है, तो इसलिए अब समय आ चुका है तुम्हारे अल्टीमेट टेस्ट का। अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो फिर तुम पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अब जब रात होती है तो टोनी अपने फादर के साथ जंगल में जाता है और यहाँ पर टोनी का फाइनल टेस्ट होता है। दरअसल टोनी को अपने फादर के साथ लड़ना था और अगर वो इस टेस्ट को पास कर लेता है तो वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब टोनी और उसके फादर के बीच में फाइट होने लगती है। काफी देर तक फाइट होने के बाद आखिरकार टोनी इस फाइट को जीत जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टोनी के फादर बहुत सारे लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं और उन्हें मार देते हैं। इस सब के बाद टोनी अपने फादर के साथ कहीं जा रहा होता है। जब वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं तो टोनी के फादर उससे कहते हैं, देखो टोनी, अब तुम्हें अपने सबसे पहले मिशन पर जाना है। तुम्हें मिस्टर बेलर का नाजायज बेटा बनना होगा क्योंकि वो इंसान बहुत ही बड़ा ट्रेडर है और वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। तो हमारे प्लान की शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद हम लोग अपने प्लान के अगले हिस्से को स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद एक मीटिंग होती है जहाँ पर टोनी के फादर सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करते हैं। टोनी के फादर सभी से कहते हैं, आज मैं अपने फैमिली का हेड अपने बेटे को बनाने वाला हूँ और मैं इसका अनाउंसमेंट सभी के सामने कर रहा हूँ। यहीं पर एक दूसरा बच्चा आगे बढ़ता है और वो उन्हें रोकने लगता है। वो बच्चा कहता है, टोनी फैमिली का हेड बनने के लिए राइट पर्सन नहीं है और अगर किसी को फैमिली का हेड बनना चाहिए तो फिर वो मैं हूँ। ये सुनने के बाद टोनी के फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर टोनी और उस बच्चे के बीच में एक फाइट होती है और जो भी इस फाइट को जीतेगा उसे फैमिली का हेड बनाने का डिसाइड किया जाता है। अब उन दोनों के बीच फाइट की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि टोनी बड़ी आसानी से उस लड़के को फाइट में हरा देता है, जिसके बाद टोनी को फैमिली का हेड बनाया जाता है। इस सब के बाद शाम को टोनी उसी लड़के से मिलता है जहाँ पर वो उस लड़के से कहता है, देखो दोस्त, मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और इसलिए तुम मेरे साथ किसी तरह से कोई भी गिला शिकवा मत रखो। ये कहने के बाद टोनी उस लड़के को एक तलवार देता है जिसे कि वो लड़का अपने पास रख लेता है। वो दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम टोनी को देखते हैं जो कि टाट के साथ कहीं जा रहा होता है। दरअसल टोनी अपने अगले मिशन को अंजाम देने के लिए जा रहा था और उनका अगला मिशन ये था कि वो बेलर फैमिली के घर में उसका नाजायज बेटा बनकर उसके पास जाएगा। इसलिए टोनी अब टाट के साथ वहाँ पर जाने लगता है। जब टोनी वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो एक कमरे में जाकर अपना हुलिया बदलने लगता है। वो अपने बालों का रंग चेंज कर देता है, साथ ही वो चश्मा भी लगा लेता है जिससे कि उसका लुक पूरी तरह से बदल जाता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम महा होता है। दरअसल महा एक टूरिस्ट गाइड होती है। यहीं पर वो एक टूरिस्ट को देखती है। महा उससे कहती है, सुनिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम करती हूँ और मुझे शहर के बारे में सब कुछ मालूम है। अब यहीं पर हमें मालूम पड़ता है कि महा का एक पूरा टीम होता है और उसकी पूरी टीम गाइड का काम करती है और वो लोग ऐसे ही काम करते करते काफी ज्यादा पैसे भी इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो लोग इन सारे पैसों से एक रूम खरीदना चाहते थे जहाँ पर वो लोग रह सके, पर इससे पहले कि वो लोग ऐसा कुछ कर पाते वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग उन्हें पकड़ना चाहते थे। अब महा जल्दी से आगे बढ़ती है और उन लोगों के साथ फाइट करने लगती है, पर वो उनके साथ फाइट में नहीं जीत पाती है। वो लोग काफी बड़े होते हैं और महा और उसके सभी गैंग वाले अभी तो बच्चे थे। वो लोग उन्हें अपने साथ पकड़कर ऑर्फनेज में ले जाते हैं। दरअसल वो लोग उन्हें ऑर्फनेज में इसलिए लाते हैं ताकि वो लोग उनसे काम करवा सके। यहाँ पर महा और उसके टीम के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक होता है और उनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता है। ऐसे ही एक दिन महा काफी ज्यादा तंग हो जाती है और वो काफी फ्रस्ट्रेट होकर खुद को किल करने का डिसाइड करती है। अब इससे पहले कि महा ऐसा कुछ कर पाती वहाँ पर टोनी आ जाता है और अब टोनी ने अपना नाम इल रख लिया था क्योंकि अब तो वो एक प्लान के ऊपर काम कर रहा था। अब वो बेलर का बेटा था। जब इल वहाँ पर आता है तो वो महा को रोक लेता है। दरअसल इल यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो महा को अपना राइट हैंड बना सके और उसे एक लड़की की जरूरत होती है, इसलिए वो यहाँ पर महा को खरीदने के लिए आया था। जब ऑर्फनेज के बाकी लोग ये देखते हैं तो वो लोग इल से कहते हैं, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, पर ये हमारे यहाँ की सबसे ज्यादा बेस्ट है और इसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे, जिसके लिए इल तुरंत ही राजी हो जाता है। अब इससे पहले कि इल महा को अपने साथ ले जा पाता, रात में महा मौका देखकर जंगल के रास्ते से भागने लगती है। तभी उसके आगे ऑर्फनेज के लोग आ जाते हैं और वो लोग महा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वहाँ पर इल भी आ जाता है और वो उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है और उनसे कहता है, अब ये लड़की महा मेरी है और कोई भी इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखने के बाद वो दोनों लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। हालांकि इसने महा को खरीद लिया है, पर हम लोग इसे मारकर महा को अपने साथ वापस से ले जा सकते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों लोग इल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इल अपने पावर से उन दोनों के साथ फाइट करता है और दोनों को मारकर महा को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। इस सब
के बाद ऑर्फनेज को सील कर दिया जाता है और साथ ही सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है जो लोग बच्चियों को पकड़कर जबरदस्ती काम करवा रहे थे। अब इसके बाद हम वापस से एल को देखते हैं जो कि अपने फादर बेलर के साथ होता है। यहीं पर एल अपने फादर से कहता है, फादर मेरे पास एक नई बिजनेस आइडिया है, अगर आप चाहे तो मैं ये बता सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम कॉस्मेटिक ब्रांड को लॉन्च करें और ये तो लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद होता है। और हाँ डैड, मेरे पास इसका डेमो भी है। अब एल अपने फादर को डेमो दिखाने लगता है। वो जल्दी से एक क्रीम को बाहर निकालता है और जब एल की मदर उसका इस्तेमाल करती है तो वो काफी ज्यादा फेयर हो जाती है, उसकी सुंदरता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर बेलर इसके लिए मान जाता है और जल्द ही कुछ दिनों के अंदर उनका ये ब्रांड लॉन्च हो जाता है। शहर में हर तरफ उनके स्टोर लॉन्च हो जाते हैं। इस स्टोर में महा और उसके सभी टीम के मेंबर्स काम करते हैं, क्योंकि जैसा कि एल ने महा को खरीद लिया था तो अब महा उसी के साथ होती है। साथ ही उसके सभी फ्रेंड्स भी उसी के साथ रहते हैं और वो लोग एल के शॉप में काम करते हैं। इस सब के बाद एल के पास टाट आती है और वो एल से कहती है, हमारे जो राइवल्स है वो हमारे रेसिपी को किसी तरह से कॉपी करना चाहते हैं, पर उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग हमसे हमारे रेसिपी को चुराना चाहते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा। अब जब रात में एल सो रहा होता है तभी उसके छत के ऊपर से एक आदमी आ रहा था। दरअसल वो आदमी एल को किडनैप करने के लिए आ रहा था, क्योंकि वो उनके रेसिपी को हासिल करना चाहता था। यहीं पर टाट को इसका एहसास हो जाता है और फिर वो छत में एक कील मारती है और वो कील उस इंसान को लग जाती है जो कि एल को किडनैप करने के लिए आया था। अब उस आदमी को पकड़ लिया जाता है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। एल उससे कहता है, तुम हमें बता दो कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए थे, वरना हम लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे। अब टॉर्चर के बाद वो आदमी बता देता है कि मैं यहाँ पर रेसिपी को चुराने के लिए आया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब इस सब के बाद एक दिन एल अपनी टीचर दिया से मिलता है और जैसा कि वो अपनी टीचर से काफी दिनों बाद मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहीं पर दिया एल को बताती है, देखो एल, मेरे पास काफी सारे नए स्पेल हैं जिन्हें कि मैंने बना कर रखे हैं, तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जब एल स्पेल को देखता है तो वो उन सारे स्पेल को अपने साथ रख लेता है। अब जैसा कि रात हो जाती है तो दिया, टाट और एल तीनों एक साथ सोते हैं। अगली सुबह एल उठता है तो महा और उसके सभी टीम के मेंबर्स एल को गिफ्ट देने लगते हैं, क्योंकि एल की वजह से उनकी लाइफ काफी ज्यादा बदल चुकी थी। अब वो लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं और इसी कारण से वो लोग एल को थैंक्स कहने के लिए तोहफा दे रहे थे। अब इस सब के बाद महा एल के साथ एक कमरे में होती है जहाँ पर वो दोनों अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहीं पर महा एल को एक कंपनी के बारे में बताती है जो कि अभी काफी ज्यादा घाटे में होती है और वो कंपनी बहुत ही ज्यादा सस्ती बिक रही थी। तो इसीलिए महा एल से कहती है, सर आप ये कंपनी जल्दी से खरीद लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यहीं पर हमें पता लगता है कि एल को महा के बारे में सब कुछ मालूम था और उसने उसके पास्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को जान लिया था। एल को मालूम था कि महा भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, पर उसके फादर के दोस्त ने उसके फादर को धोखा दे दिया और फिर उसने उसके फादर को मारकर उसकी कंपनी को हड़प लिया। इसी कारण से महा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। अब इस सब के बाद एल टाट के साथ अपने होम टाउन में जाने का डिसाइड करता है। जाने से पहले महा एल को एक डॉल देती है जिसे कि एल अपने पास रख लेता है। अब जब टाट और एल अपने होम टाउन जा रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे भेड़िया उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर एल काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर अब टाट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। वो आगे बढ़कर सभी भेड़ियों के ऊपर हमला करती है और उन्हें मारकर वहाँ से भगा देती है। ये देखकर एल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो टाट को शाबाशी देने लगता है। अब जब इस सब के बाद एल अपने घर में जाता है तो उसकी मदर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके फादर भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके फादर उसे दो ऑप्शन देते हैं और उससे कहते हैं, देखो बेटा, जैसा कि अब तुम एक मर्चेंट बन चुके हो तो तुम अपनी पूरी लाइफ एक मर्चेंट बनकर बिता सकते हो, मैं तुम्हें इसके लिए मना नहीं करूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम एक असैसिन बन सकते हो, पर अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। यहीं पर एल अपने मन में सोचता है कि उसे तो असैसिन बनना है, क्योंकि उसे वो मिशन पूरा करना है जो कि गॉडेस ने उसे दिया था। उसे कैसे भी करके हीरो को मारना है और तभी जाकर उसका मिशन कंप्लीट होगा। अब जब एल के फादर ये सुनते हैं कि एल को असैसिन बनना है तो उसके फादर उससे कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ जिसमें कि तुम्हें एक नोबल आदमी को मारना है, उसका नाम वैनकॉर है और ये तुम्हारा पहला मिशन होगा। अब अगले सीन में एल की मदर उसके पास आती है और उससे कहती है, ये देखो एल, ये सारी लड़कियों की तस्वीर है, तुम्हें इनमें से जो भी पसंद है तुम उसे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो, क्योंकि
मुझे 2-3 साल के अंदर अपने पोते को देखना है। यहीं पर जब टाट ये सुनती है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो भी सभी के सामने अनजाने में कह देती है, आंटी अगर आपको एक पोता चाहिए तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं इल के बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर के बाद टाट को रियलाइज होता है कि उसने ये सब कुछ सभी के सामने बोल दिया है और ये बोलने के बाद वो काफी ज्यादा शाई फील करने लगती है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और टाट और इल दोनों एक सिटी में जाते हैं। ये सिटी वही सिटी होती है जहाँ पर वैनकॉर रहता है। जब वो लोग सिटी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले वो लोग एक लड़की को देखते हैं। उस लड़की के हाथ में एक टोकरी होता है, पर तभी इल उस टोकरी को उठाकर फेंक देता है क्योंकि वो जानता था कि इसमें ड्रग्स की मिलावट है। यहीं पर आसपास में और भी बहुत सारे लोग होते हैं और जब वो सभी लोग इल को देखते हैं तो वो लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। दरअसल ये सभी लोग ड्रग्स वाले गैंग के साथ मिले होते हैं। टाट और इल जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वो इनके साथ फाइट करने लगते हैं। यहीं पर इल को पता लगता है कि जरूर इस सब के पीछे वैनकॉर का हाथ है और मुझे जल्दी से वैनकॉर को पकड़ना होगा। अब अगले सीन में हम वापस से इल को देखते हैं जो कि अभी के लिए महा के साथ होता है। यहीं पर महा उससे कहती है, क्या तुम्हें मालूम है कि टाट तुम्हें पसंद करती है पर उसने अभी तक तुमसे ये बात नहीं कही है। तुम उसके साथ शादी कर सकती हो और जैसा कि तुम एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम आराम से 2-3 शादियां कर सकते हो। साथ ही महा उससे कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अब इस सब के बाद इल महा के साथ एक पार्टी में जाता है और वो पार्टी में वैनकॉर को उसकी वाइफ के साथ देखता है। यहाँ पर इल उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है पर वो सभी के सामने उसे कुछ भी नहीं करता है। अब ऐसे ही एक दिन इल काफी दूर से अपने स्नाइपर से किसी को देख रहा था। दरअसल वो इल को देख रहा था और वो उसके ऊपर निशाना लगा रहा था। कुछ देर के बाद इल उसे शूट करके मार देता है और जब उसकी वाइफ ये देखती है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है। अब इस सब के बाद इल अपनी छुट्टी को एंजॉय करने के लिए टाट के साथ एक सी में जाता है जहाँ पर वो नाव में सैर कर रहा होता है। वहीं पर किनारे में महा भी होती है पर महा उनके साथ नहीं थी बल्कि वो किनारे में बैठी थी। कुछ देर के बाद इल बोट को लेकर किनारे में जाता है। अब सभी लोग तैयार होकर टांगा में बैठकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच महा इल को बताती है, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, खास करके एक भाले के बारे में जो कि काफी ज्यादा पावरफुल भाला है और उसकी कीमत भी उतनी ज्यादा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे खरीद लीजिए क्योंकि ये काफी अच्छा भाला है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। साथ ही महा इल को बताती है कि एक सिटी में वॉर चल रही है और इस वॉर में दिया के पेरेंट्स भी गुंडों के साथ सामना कर रहे हैं पर वो गुंडे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जब इल को इसके बारे में पता लगता है कि दिया खतरे में है तो वो जल्दी से दिया से मिलने के लिए उसके घर में जाता है। जब दिया उसे देखती है तो वो इल से कहती है, इल तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी और इसी कारण से तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए हो? पर इल तो यहाँ पर उससे मिलने के लिए नहीं आया था बल्कि वो यहाँ पर उससे कुछ जानने के लिए आया था। वो जल्दी से नए ड्रेस पहनकर इल के सामने आ जाती है जिसके बाद वो दोनों शहर में घूमने के लिए चली जाती है। दिया को बहुत जोर की भूख लगती है पर इससे पहले वो इल को अपने साथ एक मॉल में ले जाती है जहाँ पर उसे एक टेडी बियर पसंद आता है पर ये असल में एक गेम जोन था जहाँ पर उन्हें गेम खेलकर टेडी बियर को हासिल करना था। पहले तो इल गेम को खेलने के लिए जाता है पर दिया देखती है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करने वाला है जिसके बाद दिया उस गेम को खेलती है और फाइनली वो लोग टेडी बियर को जीत जाते हैं। अब जब वो लोग मॉल से बाहर आते हैं तो दिया को काफी जोर से भूख लगने लगती है, इसीलिए वो लोग एक होटल में जाकर आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद दिया इल से कहती है, मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहती हूँ। इस सब के बाद दिया इल को अपने साथ उसी जगह पर ले जाती है। दरअसल ये हॉट वाटर पूल होता है जहाँ पर वो दोनों अपने कपड़े उतार कर नहाने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती करती है। अब इस सब के बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इल को देखते हैं। तभी उसके पास टाट आती है और टाट उसे बताती है, तुम्हारे फादर तुम्हें जल्दी से ढूंढ रहे हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं। जिसके बाद इल अपने फादर के पास जाता है। इल के फादर उससे कहते हैं, अब तुम्हारे अगले मिशन का वक्त आ चुका है और तुम्हारा अगला मिशन ये है कि तुम्हें दिया को मारना है। ये सुनकर इल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद उसके फादर उसे सारी बातें बताती हैं। तुम्हें असल में दिया को नहीं मारना है बल्कि तुम्हें उसे मारने का नाटक करना है क्योंकि दिया के फादर दिया को बचाना चाहते हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद इल जल्दी से ये डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके दिया को बचाना होगा। जिसके बाद वो टाट के साथ उसे बचाने के लिए जाने लगता है। आगे जाते जाते टाट काफी ज्यादा घायल हो जाती है, इसी कारण से अब इल को अकेले जाना होगा। वहीं दूसरी ओर हम वापस से इल को देखते हैं जो कि अब दिया के घर के बाहर पहुंच जाता है और वो सभी के नजरों से बचकर दिया के कमरे में पहुंच जाता है। जब इल दिया के कमरे में जाता है तो वहाँ पर दिया के फादर भी होते हैं। दिया के फादर जल्दी से इल से कहते हैं, हमें जल्दी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। अब इससे पहले कि वो लोग अपने प्लान को अंजाम देते वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है और ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसका नाम मैग्निस होता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है पर तभी इल अपने
अपने पावर का इस्तेमाल करता है और मैग्निस के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। मैग्निस उनसे कहता है, मैं तो यहाँ पर दिया को लेने के लिए आया था। अभी अभी जिस बंदे ने मेरे ऊपर हमला किया, मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ और मैं तुम सभी को ये ऑप्शन देता हूँ, अगर वो बंदा मेरे साथ फाइट करता है तो फिर मैं यहाँ पर ज्यादा तबाही नहीं मचाऊंगा। अब जैसा कि उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था तो फिर एल मैग्निस के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर दिया उसे रोकने लगती है और वो एल से कहती है, ऐसी गलती मत करो, मैग्निस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर जैसा कि उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था तो एल आगे बढ़ता है और वो मैग्निस के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। मैग्निस उससे कहता है, देखो मैं तुम्हें कंडीशन बता देता हूँ, अगर तुम इस फाइट को जीतते हो तो फिर मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर मैं इस फाइट को जीतता हूँ तो फिर मैं वही करूंगा जो कि मैं यहाँ पर करने के लिए आया था। अब मैग्निस जल्दी से एक कॉइन को टॉस करता है। इससे पहले कि वो कॉइन जमीन पर गिरता, एल अपने दिमाग में अपने सेकंड प्लान को सोचने लगता है। दरअसल उसने पहले से कुछ प्लान करके रखा था। उसका प्लान ये था कि ऊपर से एक भाला गिरेगा जिससे कि मैग्निस मारा जाएगा। जैसे ही वो कॉइन जमीन पर गिरता है और इससे पहले कि वो लोग अपने फाइट को शुरू करते, वो भाला ऊपर से नीचे गिरता है और सीधे मैग्निस के ऊपर गिरता है, जिससे कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और मैग्निस ऑन द स्पॉट मारा जाता है। जो कि यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है तो एल भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब उसने अपने सेकंड मिशन को भी पूरा कर लिया था। अब दिया को बचाने के बाद वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ पर एल के फादर उसे बताते हैं, अब अगली बार तुम्हारा सामना हीरो के साथ होने वाला है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम हीरो को देखते हैं, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा छोटा था। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है और अगर आप ऐसे ही और भी एनिमेस को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।